गाने के बोल थे, दो बेचारे बिना सहारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते हमारे बारे। ये बिना ताले की चाबी है, और है भी दो बेचारे जो अपने आप को बेचारा साबित करके कहीं ना कहीं सत्ता का दाव लगा बैठे। अब भी अगर इस आंदोलन में कोई इस तरह की नौबत आई तो मेरे लिए विधायक का पद कोई भी मायना नहीं रखता। मैं 1 मिनट में उसको छोड़ करके फिर किसानों के बीच में जाकर के बैठ जाऊंगा। मेरे लिए किसान जरूरी है। मैंने किसान के घर में जन्म लिया है, मुझे पता है खेती कितना मुश्किल काम है। जब कोरोना काल था तब सबकी ज़बान पे एक ही बात थी कि अगर ये अन्नदाता ना होता, ये किसान ना होता तो आज दुनिया ख़त्म हो जाती। जिसने दुनिया को बचाया आप उसको सड़क पे रखोगे 24 घंटे, ये कहाँ लिखा हुआ है। इसलिए किसान को अब की बार आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। कहीं न कहीं इनकी तरफ से लगातार लंबे लंबे दावे भी किए जाते रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप भी उसी परिवार से वो सारी चीज़ें आपने देखी हैं। वो कहीं न कहीं दावा करें कि जिस प्रकार हमने हरियाणा में सरकार बनाई, हालांकि आपने कहा कि इनकी वजह से ये लोग सत्ता में है, उसी तरीके से राजस्थान में भी कहीं न कहीं जो सरकार बननी है तो उसकी जो चाबी है वो हमारे पास रहेगी। आप खुद जाकर आए हैं, क्या कुछ वहाँ की हालात? जो कह रहे हैं ना कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है, ना चाबी मिलेगी ना ताला मिलेगा। ये हमारे भगोड़े हैं। ये पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भगोड़े थे जी। सबसे पहले, फिर ये हरियाणा के लुटेरों और भगोड़े बने, अब राजस्थान में गए हैं। आप देखना राजस्थान का मतदाता इतना बेवकूफ़ नहीं है जो इनको मुँह लगाएगा, एन तसल्ली करा के भेजेगा। जब विधानसभा में बोलते हैं तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के साथ कहीं न कहीं आपकी तीखी नोकझोंक हो जाती है, तो आखिर कोई खास वजह है कि आपकी गिरारी वहाँ क्यों अड़ जाती है? और अब इस भाजपा को भी इसीलिए सत्ता से जाना पड़ेगा कि सारा दिन झूठ और लूट की राजनीति करते हैं। इन्होंने हर वर्ग के लोगों को सताया, किसान को विशेष रूप से कमज़ोर करने के लिए योजनाएं बनाई है। मेरा अधिकार है, मैं कोई ये नहीं है कि किसी से जा करके हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के कहूँ कि नहीं यार मेरी बात सुन लो। मुझे बात कहनी आती है और मुझे बात सुनानी भी आती है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग के साथ साथ कई अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर से जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं, और इस वक्त मेरे साथ इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव एवं इलाहाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। और अभय सिंह चौटाला से बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता है कि देश में जब सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था तो पूरे राज्यों में, पूरे देश के एक इकलौते विधायक जिन्होंने किसान आंदोलन के लिए, किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफ़ा दिया था, कहीं न कहीं अपनी विधायकी जो है वो किसानों को समर्पण कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस आश्वासन पर दिल्ली का वो जो आंदोलन था कहीं न कहीं किसानों ने समाप्त किया, सरकार ने कहीं न कहीं उनको जो आश्वासन दिया, बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसानों की वो मांगे पूरी नहीं हुई। चौटाला साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत होगा बिंदास हरियाणा पर। बहुत धन्यवाद जी चौटाला साहब, क्योंकि आपसे जैसा मैंने बताया कि आप पूरे देश में इकलौते विधायक थे जिन्होंने कहीं न कहीं किसानों के लिए अपना इस्तीफ़ा दिया, लेकिन फिर से हम एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की बात करें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करें, और भी बहुत सारे ऐसे मामले थे, वो अब भी जो के तो है। पहले हमारे देश की राजधानी दिल्ली को किसानों ने घेरा, और अब की बात करें तो कहीं न कहीं राजधानी जो चंडीगढ़ है उसको भी किसानों ने घेर लिया है। क्या कुछ कहेंगे, सरकार जिस तरीके से कहीं न कहीं आश्वासन दिया था अब तक पूरा नहीं हुआ? एक्चुअल में क्या था, जब ये किसान आंदोलन चला और जो 13 महीने चला था, जब किसान की घर की वापसी हुई थी, जैसे उस आंदोलन के दौरान जो संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ था, वो जब मीटिंगों में जाता था, बातचीत करते थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी दृढ़ता दिखाई थी उस वक़्त कि हम कोई भी बात जो है ज़बानी कलामी सरकार की तरफ से होगी उसको नहीं मानेंगे, हमें हर चीज़ लिखित में चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी देश से और वो 3 काले कानून वापस लिए, उस वक़्त आंदोलन जो समाप्त करने की बात आई थी, अगर किसान नेता जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए थे
जो पंजाब के चुनाव की वजह से कहीं जल्दबाजी कर रहे थे उसको ख़त्म करने की, उसको उस वक़्त कोई ना कोई वो उसका आंदोलन का राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे जी। और उन्होंने आकर के राजनीतिक दरियाँ बिछाई अपनी यहाँ पे। उसका अंजाम ये निकला कि लोगों ने उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया फिर कि तुम्हारा आंदोलन नहीं लड़ रहे थे, ये तो कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए थे। जी। इसी करके पंजाब में उस चुनाव में इनकी सबकी बहुत बुरी हालत हुई। अगर वो उस आंदोलन को उस वक़्त समाप्त करने की बजाय इसी बात पे और एक महीना या एक बार कह देते बोल करके कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक लिखित के अंदर एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, जब तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात लिख करके नहीं दी जाएगी, या उसके लिए आप लोकसभा का सेशन बुलाओ और सेशन बुला करके सेशन में इस गारंटी का कानून बनाओ, तब हम यहाँ से वापसी करेंगे। हम इसीलिए जा कर के बैठे थे लोग, जी। इसलिए नहीं जा कर के बैठे थे कि सिर्फ 3 काले कानून वापस हो। उस आंदोलन की जो डिमांड्स थी, जो कहा गया था कि भी इन सब बातों पे हम जब तक फैसला नहीं लेगी सरकार हमारे साथ बैठ करके हम वापसी नहीं करेंगे, तो वापसी करनी नहीं चाहिए थी, ख़त्म नहीं करना चाहिए था, सारी चीज़ें लिखित में ही लेनी चाहिए थी। चलो अब फिर दोबारा से आंदोलन शुरू हो रहा है, ये ज़रूरी है क्योंकि किसान को हर फसल के अलग अलग रेट अलग अलग स्टेटों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में मिट्टी के दाम मिलते हैं फसल के जो है, पंजाब में ठीक मिलता है, थोड़ा सा हरियाणा में ठीक मिलता है, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी ठीक मिलता है, कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का जहाँ किसान लड़ाका है वहाँ ठीक मिल जाता है, लेकिन वो भी हमारी लागत के मुताबिक हमें पूरा नहीं मिलता। इसलिए ये आंदोलन ज़रूरी हो गए। अब गन्ने का ही रेट ले लो आप। मैं शामली शुगर मिल में जा कर के आया था, किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे। यूपी आप गए थे? यूपी में वहाँ पे 1 साल का किसान का 250 करोड़ से ज़्यादा बकाया है मिल मालिकों के ऊपर। वो बकाया राशि तो देने की बात कर ही नहीं रहा मिल मालिक जो है, और नए की भी ये कहता है भी मैं पेमेंट पैसा जब मेरे हाथ में आएगा तब दूंगा। तो किसानों ने अपना गन्ना रोक दिया और उसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया। कमाल की बात यह है कि अगर किसी मिल का बकाया होता तो सरकार उसका माफ़ कर देती, या उसको सरकार कोई ना कोई अपनी तरफ से कोई बेनिफिट देती, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद करती। लेकिन क्योंकि किसान का बकाया है और किसान को भाजपा देख करके भी खुश नहीं है, किसान के नाम की रोटियां तो सेकते हैं, लेकिन चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दोनों, लेकिन एक्चुअल में किसान के जब मदद की बात आती है तो फिर हाथ खींचते हैं, फिर किसान को कमज़ोर करने की नीतियां बनाते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। उनका बकाया नहीं दिया जा रहा, उनका बकाया देना चाहिए। और अलग अलग रेट जो है किसान को यूपी में अलग मिल रहा है, हरियाणा में अलग मिल रहा है, पंजाब में अलग मिल रहा है, इसकी एमएसपी होनी चाहिए ताकि किसान को अपनी फसल लेकर के दर दर भटकना नहीं पड़े। हर चीज़ की एमएसपी हो, एमएसपी के साथ साथ महंगाई जैसे बढ़े उसके साथ साथ फसल के रेट भी हर साल बढ़े, या एमएसपी का जब कानून बने उसमें हर साल 5% 7% की बढ़ोतरी की बात रखी जाए। मार्केट में अगर किसी चीज़ की कमी है और उसका रेट ज़्यादा है तो खुले में बेचने दे, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम कोई चीज़ बाज़ार से लेकर के आते हैं, उसके ऊपर रेट लिखा होता है, तय है। अगर कोई माचिस भी खरीदते हो तो उसका भी लिखा हुआ है कि उसका एमआरपी क्या है, एमआरपी क्या है। हमारी फसल पे नहीं है। इसलिए ये कानून बनना चाहिए। ये कानून जब तक नहीं बनेगा किसान इसी तरह से पिसता रहेगा। मैं तो पहले भी किसानों के साथ था। हमारी सोच जो है, चौधरी देवीलाल ने किसानों की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, हमेशा लड़ी, सत्ता में रहते हुए लड़ी और सत्ता में बाहर थे तो लड़ी। हमारे ऊपर तो एक लेवल है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो प्रो किसान पार्टी है। हमने हमेशा किसानों के उत्थान के लिए काम किया। अब जब आंदोलन हुआ था, जब मेरे से
डिमांड करी गई। ये कहा गया सिर्फ मुझे कि चौधरी देवीलाल यहाँ आपकी जगह होते तो कोई बड़ा फैसला लेते। मैंने उसी दिन चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए फैसला लिया और त्यागपत्र दे करके किसानों के बीच में जा कर के बैठ गया। अब भी अगर इस आंदोलन में कोई इस तरह की नौबत आई तो मेरे लिए विधायक का पद कोई भी मायना नहीं रखता। मैं 1 मिनट में उसको छोड़ करके फिर किसानों के बीच में जा कर के बैठ जाऊंगा। मेरे लिए किसान जरूरी है। मैंने किसान के घर में जन्म लिया है। मुझे पता है खेती कितना मुश्किल काम है और खेती में इनकम क्या है। हर वक्त किसान के ऊपर मार पड़ती है। बारिश की मार है, ओलावृष्टि की मार है, सूखे की मार है, बाढ़ की मार है, हर चीज़ की। खराब बीज की वजह से नुकसान है। उसके अलावा कई दफ़ा कीड़े मार दवाइयाँ गलत आ जाती है, उसकी वजह से किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब की बार नरमे और कपास की फसल सुंडी की प्रकोप की वजह से, गुलाबी सुंडी की वजह से ख़त्म होगी। धान की फसल में भी नुकसान है। किसान की उस फसल की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ना एमएसपी दे रहे और ना उसकी भरपाई की बात कर रहे। इंश्योरेंस का पैसा लेते हैं, इंश्योरेंस देते नहीं। उसके लिए किसान को फिर आंदोलन करना पड़ता है और आंदोलन भी आखिर में इस तरह का फैसला लेना पड़ता है भी अब तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, करो या मरो की बात होती है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो टंकियों पे चढ़ जाते हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर आकर के लेट जाते हैं। क्या उनकी इसलिए पैदा हुए वो कि वो सरकार को जगाने के लिए टंकी पे जाके बैठे, रेलवे ट्रैक पे जा कर के बैठे। आज ये किसान इसलिए थोड़ा ही पैदा हुआ है, इसको अंधाता कहा जाता है, इसको भगवान मानते हैं। जब कोरोना काल था तब सबकी ज़बान पे एक ही बात थी कि अगर ये अंधाता ना होता, ये किसान ना होता तो आज दुनिया ख़त्म हो जाती। जिसने दुनिया को बचाया आप उसको सड़क पे रखोगे 24 घंटे, ये कहाँ लिखा हुआ है। इसलिए किसान को अब की बार आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। जो लीडर हैं इनके, जो संयुक्त किसान मोर्चा जो इसको चला रहा है आंदोलन, उन नेताओं को इस पे पूरा सख्त फैसला लेना चाहिए। अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी बात को 1 मिनट में मानेगी। नहीं मानने का मतलब बीजेपी को सत्ता से बाहर होना है। इस देश का किसान जो है 70% है। लड़ाई चाहे किसान महाराष्ट्र का लड़े, चाहे हरियाणा का लड़े, चाहे पंजाब का लड़े, चाहे मध्य प्रदेश का लड़े, चाहे तमिलनाडु का लड़े, उसकी चर्चा पूरे देश में होती है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान कोई भी आंदोलन जो है इसलिए नहीं शुरू करता कि वो खाली है, कोई काम नहीं है, चलो अब सड़क पे जा कर के बैठ जाए। वो आंदोलनकारी नहीं है। उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। कौन कहता है किसान बिजाई और के बाद फ्री हो जाता है? उसको अपने खेत में पानी देना होता है, उसमें खेत की हर रोज़ की संभाल है। उसके खेत में क्या नुकसान हो रहा है, कौन सा घास नया पैदा हो गया, कौन से कीड़े नए आकर के उसकी फसल को खाने लगे, कौन से जानवर खा रहे हैं। हर रोज़ किसान सुबह उठ करके सोते तक खेती के बारे में सोच करके सोता है। बिल्कुल। इसलिए किसान को मजबूर नहीं करना चाहिए, इसकी बात को मानना चाहिए। क्योंकि ये अभय सिंह चौटाला ने इतनी बड़ी बात कही है, आपने भी सुना। क्योंकि जब किसान आंदोलन चला था तो इन्होंने 1 सेकंड में अपना इस्तीफा दे दिया था और इससे भी आगे बढ़कर जब से ये देश में दोबारा से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है, अभय सिंह का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो ये फिर से विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। किसानों के समर्थन में, किसानों के आंदोलन की मजबूती के लिए, ये किसानों के लिए किस भी हद तक जा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे विधायक जो हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि विधायकी से इस्तीफा देना कोई इतनी छोटी बात नहीं होती, इतना खाला जी का बड़ा नहीं है। क्योंकि मेन चुनाव में जीतने में कितना कहीं ना कहीं ताकत लगती है और फिर बाई इलेक्शन को जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर इन सब बातों की परवाह ना करते हुए किसान और कमेरों के लिए इस सोच के साथ ये कह देना कि ज़रूरत पड़ी तो मैं किसानों के लिए दोबारा इस्तीफ़ा दे सकता हूँ। चौटाला साहब, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये कानून की ज़रूरत है, बनाना चाहिए, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं रेट अगर उनको सही मिल जाए तो उनका अच्छा से गुजर बसर हो जाएगा, उनका अच्छा गुजारा हो जाएगा।
लेकिन बीजेपी की हम बात करें, जैसा आपने कहा कि भाजपा जो हो किसानों को देख के राज़ी नहीं है, किसानों को देख के खुश नहीं है, लेकिन जो ये आंदोलन चल रहा है चंडीगढ़ के बॉर्डरों पर, हम हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करें तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राज सैनी बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि जो हरियाणा के किसान हैं वो हमारी सरकार से खुश हैं, हम उनको अच्छे दाम दे रहे हैं, सारी सुविधाएँ दे रहे हैं। मैं दोनों जगह जाऊंगा, जहां बॉर्डर पे किसान बैठा है, चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो पंजाब का है, फिर जा कर के खुला समर्थन दे करके आऊँगा। ये जो भाजपा वाले कहते हैं या कांग्रेस वालों ने कहा पहले कि हमने किसान की खुशहाली के लिए काम किया, अगर किसान की खुशहाली के लिए काम किया होता तो फिर चौधरी देवीलाल ने स्वामीनाथन आयोग बनाया था, और वो आयोग इसलिए बनाया गया था कि किसान को कैसे उसकी फसल के पूरे दाम मिले। अगर उस वक्त जनता दल की गवर्नमेंट रह जाती 5 वर्ष, तो हर हालत में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाती और फिर किसान को एमएसपी नहीं मांगनी पड़ती, फिर धरने नहीं देने पड़ते। चौधरी देवीलाल की सोच थी किसान को कैसे इंडस्ट्रीज के बरोबर खड़ा किया जाए। हम इस चीज़ के विरोधी नहीं है कभी भी कि इंडस्ट्री ना आए, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो तरक्की नहीं होगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन किसान खुशहाल नहीं होगा तो भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश का जो तरक्की का रास्ता है वो गांव के बीच से निकल गुजरता हुआ जाता है। महात्मा गांधी के सपने को साकार करना चाहिए, उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। भाजपा ढकोसले करती है, कांग्रेस उससे बड़े ढकोसले करती थी, इसीलिए सत्ता से बाहर होना पड़ा कांग्रेस को। और अब इस भाजपा को भी इसीलिए सत्ता से जाना पड़ेगा कि सारा दिन झूठ और लूट की राजनीति करते हैं। इन्होंने हर वर्ग के लोगों को सताया, किसान को विशेष रूप से कमज़ोर करने के लिए योजनाएं बनाई है। इनसे बड़े झूठे नहीं हो सकते। कहते हैं एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं, अभी धान की खरीद बंद कर दी, अभी तक तो किसान के खेत में धान खड़ा है। लेट जिन्होंने किसान बुआई करी अब की बार बाढ़ की वजह से जिनका नुकसान हुआ, वो कहाँ बेच करके आएगा। ये तो चलो खुले में कोई भाव ठीक होगा तो बिक जाएगा, अगर भाव कम होगा तो किसान को मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये सब झूठ बोल करके अखबारों में बयान दे करके अपने आप को किसान हितैषी बताना चाहते हैं। ये किसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अकेली भाजपा नहीं, भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है जिसकी वजह से इनका राज है, वो भी इस लूट और झूठ में शामिल है। बिल्कुल, क्योंकि चौटाला साहब अभी कुछ दिनों बाद जो है हरियाणा विधानसभा का स्तर भी आने वाला है, और ख़ासकर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें रहती कि अभय सिंह चौटाला विधानसभा में क्या बोलेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं बेताब रहते आपको सुनने के लिए। तो इनेलो का या फिर यूँ कहें आपका क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा स्तर में उठाए जाएंगे? मैं कॉलिंग अपनी तरफ से दूंगा, एमएसपी पे भी दूंगा, इस किसान आंदोलन पे भी दूंगा। इसी तरह जो महिलाओं का मामला है, जींद का जो बच्चियों के साथ जिस तरह से स्कूल का जिसमें दुर्व्यवहार किया गया वो मामला है, शौचालय बच्चियों के लिए जो है उसका इशू है। बहुत सारे करंट इशू ऐसे हैं जो इस सेशन और उस सेशन के बीच में जो चीज़ें आई है, पेंशन का मामला है बुजुर्गों की का, उसके अलावा पंचायती राज में जो भ्रष्टाचार है वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जहरीली शराब से मरने वाले जो लोग हैं उसके लिए सरकार ने क्या किया, ये इश्यूज़ हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, नशे का चिट्टे का मामला है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, नौजवान जो है बच्चे डेथ हो रही है, उनकी डेथ हो रही है लगातार है। हमारे सरसा जिला में, फतेहाबाद जिला का बहुत बुरा हाल है। आज ही मैयड़ गांव का सरपंच आया हुआ था मेरे पास, वो बता रहा था उसके गांव के अंदर भी 2-3 बच्चों की इस नशे की वजह से डेथ होगी। कोई गांव बचा नहीं मेरी ख्याल है जिस गांव में एवरेज 2-3-5 बच्चों की डेथ ना हुई हो नशे की वजह से। और आज नशे का कारोबार बहुत बड़ा हो गया, उसको लेकर के है। अनेक ऐसे इशू हैं जिनको लेकर के सरकार की घेराबंदी की जा सकती है। मुझे जितना समय मिलेगा
मैं अपनी तरफ से यही प्रयास करूंगा कि लोगों की बात को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से विधानसभा में रखा जाए और सरकार को इसके लिए मजबूर किया जाए कि तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक थोड़ा साहब ये भी चर्चा होती है जब विधानसभा में बोलते हैं तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के साथ कहीं ना कहीं आपकी तीखी नोकझोंक हो जाती है, तो आखिर कोई खास वजह है कि आपकी गिरारी वहाँ क्यों अड़ जाती है? नहीं, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं लोगों की बात जब विधानसभा में रखता हूँ तो वो फिर समय का आड़ लेकर के कहीं मुझे बैठाने की कोशिश करते हैं। मैं उस विधानसभा में इसलिए नहीं जाता कि मुझे कोई कहे तू बैठ जा, कोई कहे तू खड़ा हो जा। मैं लोगों की बात करने के लिए जाता हूँ। मुझे समय मिलता है, मैं लोगों की बात करूँगा। अगर मुझे फिर किसी ने टोकने की कोशिश करी तो 100% उस बात का विरोध करूँगा। ये मेरा अधिकार है। मैं कोई ये नहीं है कि किसी से जा कर के हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के कहूँ कि नहीं यार मेरी बात सुन लो। मुझे बात कहनी आती है और मुझे बात सुनानी भी आती है। बिल्कुल साहब, क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव होने हैं, लोकसभा के होने, विधानसभा के होने हैं। हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो कहीं ना कहीं प्रदेश में यात्राएं निकालेंगे और कुछ कार्यक्रम शुरू भी हो चुके हैं। इनेलो के आगे क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? हमने अपनी परिवर्तन यात्रा की और वो ज्यों की त्यों आगे चल रही है। अभी शादियों का सीज़न है, बिजाई और कढ़ाई का सीज़न है, इसलिए हमने इसको पोस्टपोन किया हुआ है। बहुत जल्दी इसको दोबारा शुरू कर देंगे और हर जिले, हर हल्के में हम सभाएं रखेंगे। बिल्कुल, आपने बीच में सरकार के सहयोगियों का जिक्र किया था। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद राजस्थान गए थे प्रचार करने, और क्योंकि सारा सिरसा से और हरियाणा से जो सटा हुआ खासकर इलाका है राजस्थान का, कहीं न कहीं इनकी तरफ से लगातार लंबे लंबे दावे भी किए जाते रहे हैं। क्योंकि ये सवाल आपसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप भी उसी परिवार से वो सारी चीज़ें आपने देखी हैं। वो कहीं न कहीं दावा करें कि जिस प्रकार हमने हरियाणा में सरकार बनाई, हालांकि आपने कहा कि इनकी वजह से ये लोग सत्ता में है, उसी तरीके से राजस्थान में भी कहीं न कहीं जो सरकार बननी है तो उसकी जो चाबी है वो हमारे पास रहेगी। आप खुद जाकर आए हैं, क्या कुछ वहाँ की हालात है? एक फिल्म थी दो जासूस, देखी होगी आपने, काफ़ी पुरानी, बहुत पुरानी फिल्म थी। उसमें गाना था, उस गाने के बोल थे, दो बेचारे बिना सहारे बिन ताले की चाबी लेकर फिरते हमारे बारे। ये बिना ताले की चाबी है और है भी दो बेचारे जो अपने आप को बेचारा साबित करके कहीं ना कहीं सत्ता का दाव लगा बैठे। आप देखना कैसा हर्ष होगा उनका, जो कह रहे ना कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है, ना चाबी मिलेगी ना ताला मिलेगा। ये हमारे भगोड़े हैं। ये पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भगोड़े थे जी, सबसे पहले, फिर ये हरियाणा के लुटेरों और भगोड़े बने, अब राजस्थान में गए हैं। आप देखना राजस्थान का मतदाता इतना बेवकूफ़ नहीं है जो इनको मुँह लगाएगा, एन तसल्ली करा के भेजेगा। और यहाँ जो प्रचार है उस पर मोहर लग जाएगी। यहाँ का अब आम आदमी जो इस बात का जिक्र करता है कि ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भगोड़े थे, इन्होंने झूठ बोल करके हमें लूटा और हमें लूट करके अब हमारे भगोड़े बन करके राजस्थान में गए लूटने के लिए। अब राजस्थान का मतदाता क्या फैसला करता है देखना। बिल्कुल, शुक्रिया चौटाला साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहने की साफ साफ एक बड़ी बात जो बोली है कि जो किसान आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है, जैसा इन्होंने पहले किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन के लिए अपना इस्तीफ़ा दिया था, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर किसान इनके पास आए, ज़रूरत पड़ी तो ये खुद जो है कहीं ना कहीं फिर से विधायक पद से अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। और विधानसभा स्तर में क्या कुछ मुद्दे इनेलो की तरफ से उठाए जाएंगे, बाकी भी तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ इन्होंने बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।